के नाम पर? मैंने असल में इस यात्रा का मैंने फीडबैक लिया अलग अलग इलाकों में जो मेरे परिचित थे, और खासकर मालवा के कुछ एरियाज में मैंने कुछ लोगों से बात की थी, और उन लोगों का ये कहना है कि इस यात्रा का सबसे ज्यादा जो असर है वो यूथ पर है। जो यूथ जिसको व्हाट्सएप से इन्होंने बहुत भ्रमित कर दिया था और ये बताने की कोशिश की थी कि राहुल गांधी का जो मानसिक स्तर है वो बहुत अच्छा नहीं है ना, या जो उनके लिए जो एक पप्पू शब्द का जो आईटी सेल जो इस्तेमाल करता है, तो वो भ्रम टूटा है। दूसरा, जिस तरीके से इनको हिंदू विरोधी बताया गया, तो वो जो मंदिरों में गए, या जिस तरीके से उन्होंने कैमरे की तरफ देखे बिना भगवान की तरफ देखा, तो उसका भी असर यूथ के ऊपर है। तो ये निश्चित तौर पर जो ये आपको जो प्रतिध्वनि जो कोटा में दिखाई दे रही है, तो यूथ के अंदर एक राहुल गांधी की एक इमेज है। दूसरा, आप देखिए राहुल गांधी कितना सहज तरीके से, मतलब वो सड़क पे आपको फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं, वो सड़क पे आपको साइकिल चलाते हुए नजर आते हैं, वो पुशअप्स लगाते हुए नजर आते हैं। तो एक तरीके से मैचो मैन की एक इमेज है उनकी, और वो यूथ को अट्रैक्ट कर रहा है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये भी है कि राहुल गांधी जिस तरीके के सवाल उठा रहे हैं, खासकर रोजगार को लेकर, तो ये रोजगार का जो मुद्दा है ये यूथ को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस समय बेरोजगारी यूथ के अंदर है ना। हो सकता है गुजरात के यूथ के अंदर ना हो, लेकिन बाकी पूरे देश के अंदर तो वो प्रॉब्लम है। तो ये एक ये एक बड़ा संकेत है, और मुझे लगता है कि देखिए फीडबैक अगर हम जैसे पत्रकारों के पास आ जाता है, हमारा तो दायरा बहुत ज्यादा बिखरा हुआ नहीं होता, पॉलिटिशियंस का जो दायरा है वो तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, और इसलिए इनके पास जो नीचे से जो फीडबैक आता है उसमें इनको ये बात समझ में आ गई है कि जो यूथ है वो जो इनकी एक योजना थी, या जो इनका प्लान था शुरू से प्रधानमंत्री का, कि चूंकि देश में सबसे ज्यादा यूथ है और उस वोटर को किस तरीके से अपनी तरफ ये आकर्षित करें, तो वो इनके हाथ से छिटकता हुआ नजर आ रहा है। अब आप देखिए जो बेरोजगारी के जो डेटा है, मैं कल पढ़ रहा था रोजगार के आंकड़े, उसमें रूरल जो रोजगार है, ग्रामीण रोजगार, उसको उसकी बढ़त दिखा रहे हैं। शहर में रोजगार कम हुआ है। भाई ग्रामीण रोजगार क्या होता है? इस समय फसल का समय है, आप इस तिमाही में फसल के समय में आप रोजगार की बढ़ोतरी दिखा रहे हैं, है ना, क्योंकि इस समय बुआई चल रही है, तो किसानों को काम मिल जाता है, या युवाओं को काम मिल जाता है, मजदूरों को, है ना। तो आप इस समय आप बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन शहर में जहां पर रोजगार आपको बढ़ाना चाहिए वहां कम हो रहा है। तो ये जो भ्रम की स्थिति है, तो क्योंकि ये मास्टर है, हमारे मोदी जी भ्रम पैदा करने में मास्टर है, और ये जो पूरा जो यूथ को लेकर जो भाषण दे भी रहे हैं, वो निश्चित तौर पर एक नए तरीके से उनको फिर दोबारा अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कितने सफल होते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो इलेक्शन की जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, बाई इलेक्शन जितने भी हुए हैं, मतलब मेरे लिए आश्चर्य का विषय था खतौली जैसी सीट योगी आदित्यनाथ के होते हुए, जहां पूरा प्रशासन इनके साथ में था। जो मैनपुरी की जो खबरें थी वहां पर तो इन्होंने उनके अध्यक्षों को, जो ब्लॉक अध्यक्ष थे और तमाम जो अलग अलग जगह के इनके लीडर्स थे, उनको पुलिस ने बाकायदा उठा लिया। फिर जब शिवपाल ने थानों के घेराव का जब कॉल दिया, उसके बाद जाके पुलिस ने उनको छोड़ा। तो इस तरीके से अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसके बाद भी आप अगर हार रहे हैं, है ना, और ये खतौली तो वही जाट पट्टी है जहां से बिल्कुल आपने मतलब 2013 में दंगा करने के बाद जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और उसके बाद जो पोलराइजेशन हुआ, अगर उसके बाद भी आप खतौली जैसी सीट हारते हैं, तो मुझे लगता है ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। देखिए गुजरात तो निश्चित तौर पर पूरा इनका सिस्टम लगा हुआ था। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री कार्यालय अगर एक ही जिले में बैठा रहे 1 महीने तक पूरे देश को ठप करके, तो आप समझ सकते हैं अगर उसके बाद भी अगर जनता हरा देती, तो मतलब इससे ज्यादा तो बेइज्जती की बात कुछ होती ही नहीं, है ना। तो आप तो ये समझिए कि गुजरात की जनता ने इनका सम्मान रख लिया दोनों का, है ना। लेकिन बाकी जगह जो स्थितियां हैं, आप देखिए हर स्टेट में रूलिंग पार्टी जीती है, एक नीतीश कुमार को छोड़कर और दूसरा भी योगी आदित्यनाथ को छोड़कर, है ना। अब नीतीश कुमार तो उतने एग्रेसिव लीडर है नहीं, योगी बाबा तो हिंदुत्व के बहुत बड़े झंडा बरदान है, वो तो बुलडोजर लेके चलते हैं, और वो बुलडोजर अमेरिका की सड़कों तक दिखाई देता है। तो अगर उस बुलडोजर के बाद भी अगर आप हार रहे हैं,
तो आपको यह समझना चाहिए कि जो हिंदुत्व के जो झंडर बरदार हैं उनके अध्यक्ष प्रतिशत से ज़्यादा युवा हैं। लेकिन आज की तारीख में मैं ये बात इसलिए भी करना चाहता हूं क्योंकि एक पदयात्रा चल रही है और बीजेपी का कहना है कि इस पदयात्रा से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। देखिए, मैं सबसे पहले मतलब अपन लोग जब आप जो अन्ना हजारे आंदोलन की बात कर रहे थे, सबसे पहले देशबंधु ही था जिसने ये लिखा था कि ये आरएसएस आयोजित आंदोलन है। सबसे पहली स्टोरी अपन ही लोगों की थी। और अन्ना हजारे था जो 12-15 लोगों का, उसमें 10 से 11 लोग मेरे पर ये बात तुमसे उस समय कहता था कि ये सब तुम लोग आरएसएस को कर रहे हो, लेकिन वो लोग मेरी बात तब उस समय मानते नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि एक बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि अब उसमें वो सारे के सारे लोग आज अन्ना के उससे बाहर हैं। अब वो उस कोर कमेटी में नहीं है, ना वो केजरीवाल के साथ है। दूसरी चीज, मैंने कल भी ये बात बताई थी, शायद 1-2 रोज पहले बताई थी कि किस तरीके से केजरीवाल ने पूरी पार्टी पे कब्जा करने के लिए जो सेकुलर और जो जन आंदोलन थे, जो इस संगठन में जुड़े थे, उनको जन आंदोलन ने पूरे साजिशन बाहर किया। मतलब यहाँ तक कि जो आखिरी लोग थे उसमें और प्रशांत भूषण थे। उससे पहले इसकी जो शुरुआत हुई अग्निवेश से हुई थी, जब उनको बाहर किया गया। तो ये एक। तो दूसरी चीज, अगर आप, चूंकि मैं राहुल के साथ 3 दिन रहा, राहुल गांधी की यात्रा में, जब आप उस यात्रा में होते हैं तो आप अगर राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि वो राहुल गांधी को बहुत पीछे छोड़ाए हैं, तो निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि आप उस चीज को, आप अपने आप को दूर छोड़ाते हैं। तो इसलिए अगर कल अगर गुजरात में अगर बीजेपी जीती तो मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। मतलब मेरे लिए कोई ये चिंता का विषय नहीं था, क्योंकि एक ये बड़े उद्देश्य की लड़ाई हो रही है। अगर बीजेपी अगर ये बात कहती है कि इस यात्रा से कोई नहीं होने वाला है, तो आप ये बताइए कि अडवाणी जी ने कितनी यात्रा निकाली? बीजेपी आज अगर यहां तक पहुंची है ना। ये अलग बात है कि अडवाणी जी की जो रथ यात्रा थी, जो सबसे पहले उन्होंने राम रथ यात्रा निकाली थी, वो पूरे देश में आग लगाने के लिए थी और ये पूरे देश को जोड़ने के लिए थी। हो सकता है बीजेपी ये बात समझती हो कि ये देश हो सकता है, उन्होंने इतनी गहराइयां खोद दी हैं कि इसको जोड़ना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश के जो संस्कार है, इस देश की जो परंपरा है, की परंपरा है, इस देश में सबसे पहले जब यूरोप में चर्च नहीं था तब चर्च खुला था। जब अरब कंट्रीज में इस्लाम नहीं था उस समय हमारे यहाँ मस्जिद बनी थी। जो व्यापारी आते थे उनकी इबादत के लिए हम लोगों ने मस्जिदें बनाई थी। तो और इस देश में आप अगर हिंदू संस्कृति में भी देखेंगे तो एक ईश्वरवाद का जो कंसेप्ट है ये इस्लाम से लिया गया है। तो हमारी जो परंपराएं हैं, उस परंपरा में जो इस्लाम और हमारा इतना मिला जुला मामला है ना। इसी तरीके से अलग अलग, देखिए मैं थोड़ी सी चीजों को आपके उससे अलग कर रहा हूं। आदिवासी समाज में जो महिला वैश्यावृत्ति करती है उसको समाज में दोबारा शामिल करने की भी परंपरा है। उनके समाज की बैठक होती है और उस पंचायत में उस महिला को दोबारा समाज के अंदर शामिल किया जाता है। तो जिस देश के अंदर इतनी विशाल परंपराएं हैं, उस देश को आप छोटी छोटी सी चीजों से बांट कर या इन आदिवासियों का हिंदूकरण कर कर अपनी नफरत फैलाकर, अगर आप ये सोचते हैं कि आप जो अवचेतना में जो एकता चली गई है या संस्कृति जिसको आपने अवचेतन अवस्था में भेज दिया है, आपने चेतना में नफरत भर दी है, लेकिन अवचेतन कभी खत्म नहीं होता, वो चेतना पे हावी होता है। और जिस दिन वो हावी होगा, राहुल गांधी वही कर रहे हैं। तो जब आप इस यात्रा के अंदर रहते हैं तब आपको ये बात समझ में आता है कि आप एक बड़े उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, और वो उद्देश्य है जो इस देश में आज नहीं, हो सकता है आपको अगला 24 का चुनाव फिर कांग्रेस हारती हुई नजर आए, लेकिन जब उसके बाद जो सवेरा होगा इस अंधियारे के बाद, तो वो निश्चित तौर पर लालिमा होगी और वो इस देश को एक अलग तरीके की रोशनी दिखाई देगी। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, जो आप युवा की बात कर रहे थे, देखिए ये पूंजीवादी संकट है। पूंजीवादी संकट निश्चित तौर पर मनमोहन सिंह सरकार के समय भी था। वो अलग बात है कि विनोद राय बाद में माफी मांग गए, जिन्होंने सबसे ज्यादा घोटाले खोले थे, उन्होंने बाद में माफी मांग ली और आज तक एक भी घोटाले, मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि मनमोहन सिंह के समय तो भी ये राजा जेल चले गए थे, आज तो कोई जेल में नहीं है। इन्होंने आने के बाद सबसे पहला काम यही किया था कि कोल ब्लॉक घोटाले से बिड़ला का नाम बाहर किया था, है ना। तो आज ना तो कोल ब्लॉक घोटाले में कोई है, ना 2G घोटाले में कोई है, ना जीजाजी जेल के अंदर है। तो जब कुछ है ही नहीं तो फिर घोटाला था कहां?
तो वो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, जो चाहे वो हमारे सलवारी बाबा ने की हो, या अब उसके बाद अन्ना हजारे के माध्यम से उनको फंड करके ये किया गया, तो एक माहौल बनाया यूथ को। जैसे देखिए, बहुत सीधी सी चीज है, जो आप आरक्षण की जब बात करते हैं, आप कहते हैं यूथ को आपने भड़काया आरक्षण के नाम पे। आप कहते हैं भाई जब रोजगार ही नहीं है तो आरक्षण का क्या करेंगे। तो यूथ रोजगार की बात ना करे इसलिए उसको आरक्षण पे लड़ाते हैं। अगर यूथ रोजगार की बात करता है तो आप कहते हैं करप्शन इतना ज्यादा है। भाई अगर करप्शन है तो व्यापम क्यों है? व्यापम के खिलाफ तो यूथ इकट्ठा नहीं होता, या आप उसको इकट्ठा होने नहीं देते, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो ये जो पूंजीवाद के जो संकट है, ये वही संकट है। और अब जिस तरीके से मोदी जी बिल्कुल अंधी दौड़ दौड़ रहे हैं, उस दौड़ ने इस संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो अब सवाल है कि आप केवल नफरत के दम पर इस युवा को कब तक बरगला के रखेंगे। तो अगर आप नहीं बरगला पाएंगे तो वो तो जिस दिन उसको ये सोचने में वो तय हो जाएगा। अब आपको मैं बता रहा हूं, हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है, मेरी अपनी बेटी, वो बीजेपी के नाम सुन के चढ़ जाती है। तो मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखता हूं जो कॉलेज में है, उन लोगों को कोई मतलब वो इस तरीके की पॉलिटिक्स को पसंद ही नहीं करते। तो ये कोटा में जो आपको जो यूथ दिखाई दे रहा है, ये वही है। ये सब ये हमारे ही बच्चों की उम्र के बच्चे हैं, जिनको इस तरीके की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, देखिए अब जो इनका जो बेस बचा है बीजेपी का, वो निश्चित तौर पर जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनको ये स्कूल उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, ये साजिशन जानबूझ। आप देखिए बजट कम हो रहा है, हेल्थ एजुकेशन का बजट ये लगातार कम कर रहे हैं। आप बीजेपी रूलिंग किसी भी, इवन आप गुजरात के अंदर ही देख लीजिए, गुजरात लिटरेसी में बॉटम में है। आप अगर बॉटम में 2-3 में देखेंगे तो उसमें गुजरात मिल जाएगा। सबसे ज्यादा अशिक्षित बच्चियां गुजरात के अंदर है, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट गुजरात के अंदर है। तो जहां पर शिक्षा होगी वहीं तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काम करेगी। तो और जितना पढ़ा लिखा यूथ है वो धीरे धीरे इस बात को समझ रहा है, और वो सरकार की पॉलिसी उनकी बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है, इससे वो रिलेट हो रहा है। और जिस दिन वो इस चीजों से लिंक हो जाएगा मोदी जी या जो बीजेपी के जो तमाम सारे जो लोग हैं, इनको मतलब इनके ये जितने भी हथकंडे हैं ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। और ये नफरत बहुत लंबी नहीं चलेगी, ये धीरे धीरे खत्म होगी। और ये जिस दिन, और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं, मतलब मैं तो अब चूंकि साथ में रहा तो इसलिए मुझे ये बात समझ में आई। हम जब बाहर थे तो हम भी चीजों को अपने हिसाब से एनालिसिस करते थे, बहुत सारी चीजों का, है ना, या जो हमको जो अलग अलग जगह से जो जानकारियां मिलती थी। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये बड़ा उद्देश्य है। और इसीलिए आप देखिए राहुल गांधी की कोई रिएक्शन नहीं है, ना चुनाव जीतने पर है ना हारने पर है, क्योंकि राहुल गांधी को बहुत पीछे छोड़ा है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सार गर्भित जो कह सकते हैं, आपका विश्लेषण बहुत शानदार विश्लेषण आपने किया है। मैं चाहूँगा